नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल और देश में बहस का सबसे पुराना और नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। इस समय देश की सबसे बड़ी खबर बने हुए हैं गौतम अडानी, जिनकी संपत्ति और शेयर में लगातार गिरावट जारी है। सितंबर 2022 में जो अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, आज वो 21वें नंबर पर खिसक गए। दूसरी तरफ अडानी पर सेंसेक्स से संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष अडानी पर लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार पर अडानी को लेकर पक्षपात का आरोप लगा रहा है और पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सवाल ये उठता है कि आखिर यह हंगामा क्यों बरपा है? क्या अडानी पर बहुत कुछ ऐसा है जो छिपाया गया और उसको सामने आना चाहिए? सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष अडानी को लेकर सरकार को क्यों घेर रहा है? इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक का अपडेट देख लेते हैं। ये सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। The interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. अर्थव्यवस्था देश की चरमरा गई है। इन कंपनियों को इतने बड़े पैमाने पे कर्ज किस आधार पर दिया गया? हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। I appeal to the honorable members. पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, मिनरल्स हो, कोल हो, सीमेंट हो, तो पावर हो, सब चीज एक ही इंसान के पास है। इतना उनका मार्केट वाइप आउट हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट तो सत्ताधारी पक्ष नहीं चलने दे रही है। इस विषय पर अगर चर्चा होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार का क्या लेना देना है? उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ सबूत तो नहीं दिया है कि सरकार को जेपीसी को स्थापित करना चाहिए। पब्लिक ऑफर में अगर अडानी कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर या अडानी जी अपने पैसा डाल रहे हैं तो उनकी शेयर का दाम बढ़ाने के लिए, तो एक बहुत भयंकर फ्रॉड है। सेबी है, आरबीआई है, उससे कहीं पे चूक हुई है, क्योंकि ये भारत की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। LIC ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और सब बैंकों ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि उनका क्या एक्सपोजर है और कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। तो अडानी पर आर पार क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि विपक्ष बजट के बाद सरकार पर हमलावर हो रहा है, तो क्या उसके पीछे कौन कौन से तथ्य हैं और उसके पीछे विपक्ष की क्या रणनीति है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विपक्ष के भी कई मेहमान जुड़ेंगे, सत्ता पक्ष से भी जुड़ेंगे और एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कितना सुरक्षित है एक आम इन्वेस्टर का पैसा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं संजय सिंह के पास, सांसद है आम आदमी पार्टी के, और इन्होंने एक बड़ी मांग की है। संजय सिंह जी, आज आपने कहा कि अडानी का पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। क्यों आपको लगता है कि अभी तो उन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया जिससे पासपोर्ट रद्द होने की नौबत आए? ऐसा लोगों का कहना है कि आपने जल्दबाजी में। दीपक जी नमस्कार, और आपके दर्शकों का आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपके सवाल पूरे हो गए हो तो अपनी बात कहूं मैं जी। तो देखिए, ये बात मैंने क्यों कही कि पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, क्योंकि जो अब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है और जिस पे कोई स्पष्ट जवाब अब तक अडानी की ओर से नहीं आया है, वो मामला क्या है। पहली बात तो हमें समझना होगा दीपक जी कि ये अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। उन्होंने उनको कोल दिया,
बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सब कुछ एक आदमी को दे दिया और बैंकों से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिलवाया, जिसमें एसबीआई भी है, एलआईसी भी है, तमाम और दूसरे बैंक हैं। जो जानकारी मिली है कि 38 फर्जी कंपनियां अडानी ने टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर बनाई और वहां से अपनी ही कंपनी में पैसा पंप करके और उसके शेयर वैल्यू बढ़ाए, शेयर को ओवर वैल्यू किया और उसी आधार पर बैंकों से कर्जा ले लिया। यह इतना बड़ा एक महाघोटाला है, एक भ्रष्टाचार है। और अडानी कौन व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के खजांची के रूप में उनको चंदा देने का काम करता है? अडानी कौन व्यक्ति है जिसके हवाई जहाज से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इस घोटाले से, इस महाघोटाले से बच नहीं सकते। काला धन, लाखों करोड़ रुपए विदेशों में फर्जी कंपनियां बना के लगाया गया और वही पैसा इनकी कंपनियों में लगाया गया और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। एक ही व्यक्ति को आप सारा मुनाफा देते जा रहे हैं। गरीब को दूध पे राहत देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, डीजल पेट्रोल पे राहत देने के लिए पैसा नहीं है, आपको कैंसर और किडनी के दवाओं के दाम बढ़ाने हैं, लेकिन एक अडानी के लिए आप पूरा इंडिया नीलाम करने को तैयार है। तो हमने इसलिए कहा कि जैसे बाकी लोगों को मोदी जी ने चिड़िया उड़ योजना के तहत हिंदुस्तान से फरार कर दिया, नीरव मोदी चिड़िया उड़, मेहुल चौकसी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए, नितिन संदेशरा चले गए। ये कौन लोग थे जिन्होंने बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लोन ले रखा था? जब ये लोन नहीं दे पाए तो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। अभी ऐसे अडानी भी, गौतम अडानी भी भाग जाएगा तो देश के जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका क्या होगा? आज वो करोड़ों निवेशक जिनके पैसे एलआईसी में हैं, जिनके पैसे एसबीआई में हैं, दीपक जी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा जमा किया था, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया था, बुढ़ापे के पेंशन के लिए पैसा जमा किया था, बीमारी या किसी और संकट के लिए जमा किया था, वो सारे लोग चिंतित हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है अब तक निवेश। एक सवाल, और सवाल सीधा यह है कि सरकार कह रही है, आज सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सरकार, ये तो शेयर बाजार का मामला है, अडानी का मामला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। दीपक जी, आप मुझे यह बताइए कि एक ही व्यक्ति को 30% उसकी कंपनी के जो मालियत है उसके बराबर का कर्जा एक ही व्यक्ति को सरकारी बैंकों से दिलवाया गया। एलआईसी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, तमाम बैंक। कैसे इतना बड़ा फेवर मिल रहा है उसको? क्या 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आसानी से किसी व्यक्ति को मिल जाता है बगैर नरेंद्र मोदी जी की मदद और सहयोग के, बगैर उनके फेवर के, बगैर गवर्नमेंट के फेवर के? 2.5 लाख रुपए का लोन किसी को लेना होता है दीपक जी, उसके चप्पल घिस जाते हैं। किसी को एजुकेशन लोन लेना हो या अपनी रेडी पटरी लगाने के लिए लोन लेना हो तो उसके चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक व्यक्ति को दिलवाया और बैंकों में किसका पैसा जमा है? इस देश के आम आदमी का, आम इंसान का पैसा जमा है। तो सवाल यह है कि और ये दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर यह व्यक्ति बन जाता है और 15 टॉप टैक्स पेयर्स की सूची में अडानी का नाम नहीं है। यह क्या खेल है भाई? जो आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर है वो आदमी हिंदुस्तान के 15 टैक्स पेयर्स की सूची से गायब है। तो घपला, घोटाला, ये तो समझने के लिए बहुत आसान है कि भाई मॉरिशस जैसे देश में और किन किन लोगों के साथ पैसा लगाया। दीपक जी, ये भी जानना जरूरी है आपके दर्शकों को। तमाम दुबई के, अबू धाबी के, तमाम दुनिया के शेखों का पैसा लगा हुआ है, तमाम अमेरिका की कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। और तो और अगस्टा वेस्टलैंड में जो व्यक्ति आरोपित रहा, जो व्यक्ति आरोपों के घेरे में रहा भ्रष्टाचार में, चैंग चुंग लिंग, वो चाइना का व्यक्ति, वो चाइना का बिजनेसमैन मॉरिशस में इनके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगभग 36,000 करोड़ रुपए लगाता है और वही पैसा अडानी की शेयर की कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर शेयर खरीदने में लगाया जाता है। तो ये छोटा भ्रष्टाचार नहीं है, ये महाघोटाला है। एक आखिरी सवाल, जिसका सीधा निशाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जाता है। जी, आखिरी सवाल, आप 2 दिन से सदन नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और सदन के नियम और कानून कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं।
तो अगर सरकार नियम कानून की बंदिशें बता रही है तो आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके इस मुद्दे पर सरकार का जवाब भी ले सकते हैं, घेर भी सकते हैं। अगर सदन नहीं चलता है तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जिसको जवाब देना होता है उसका भी फायदा हो जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा दीपक जी। सदन शुरू होने से पहले आपको मालूम है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। वहां पे मैंने कहा भाई अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराओ, वहां पे एजेंडा तय होता है। अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं हुई, और मैंने ही अकेले नहीं, आरजेडी ने, जेडीयू ने, सीपीआई ने, सीपीएम ने, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने, सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई कि भाई डीएमके ने, सब ने कहा कि अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराइए। नहीं तैयार हुई सरकार, नहीं तैयार हुई सरकार। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बाइकआउट करके हमने यही डिमांड की, नहीं तैयार हुई सरकार। 267 का नोटिस दिया, 2 दिन से लगातार दे रहा हूं, नहीं तैयार हुई सरकार। सीबीआई को, ईडी को, सेबी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी मैंने अपने पैड पे, सारे प्रोसीजर फॉलो किए कि भाई आप जेपीसी की जो हमारी डिमांड है उसको मान लीजिए, आप हमारी जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी की उसको मान लीजिए। कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं। और ये तो और भी अजीब बात है, करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है और सरकार कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं अडानी से, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिस अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलवाते हैं कोयले की, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो उनकी पार्टी को मोटा मोटा चंदा देता है झोले में भर के बीजेपी को, उससे कोई लेना देना नहीं है बीजेपी का। ठीक है, मैं यही संजय जी, और आज सरकार ने पल्ला झाड़ लिया जी। ठीक है, हम यही रुकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहस को खोलता हूं क्योंकि मेरे साथ कई और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जुड़ने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था टेक्निकल रीजन से। मैं सीधे चलता हूं प्रांजल शर्मा जी के पास। पत्रकार हैं और मेरे साथ काम कर चुके हैं कई सालों तक। किशोर तिवारी जी हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता हैं और हर बार टीवी डिबेट्स में हम लोगों के साथ बैठते हैं। अश्विनी तनेजा जी है, टैक्स मार्केट के एक्सपर्ट है, कैपिटल के एक्सपर्ट है। वाजपेयी जी है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एलजीपी से जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी है, राष्ट्रीय सचिव है जेडीयू के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और शुरुआत मैं सबसे पहले अश्विनी तनेजा जी आपसे करूंगा। सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं कि भाई ये तो आपके फेवर के कारण 2-2.5 लाख करोड़ का कर्जा गौतम अडानी को मिल गया। क्या इन आरोपों से आप इत्तेफाक रखते हैं? सवाल आपने पूछा और ये देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल बन के उभरा है। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ रिजल्ट निकाला है अभी, या ये किसी अनऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो खुद आरोपों के घेरे में अभी आ सकती है, जिसके ऊपर यह आरोप है कि वो शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट अर्न करती है, क्या उसकी रिपोर्ट के बेस पर हम निर्णय निकाल लेंगे? अभी हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। आप खुद, इनकी विपक्ष की मांग है कि आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, तो हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं या निर्णय लेने की बात कर रहे हैं? मेरे विचार में आज एक इंडिया की एक जायंट कंपनी बनकर उभर रही है, जो शायद चाइना की आंखों में अखर रही होगी, जो शायद यूएसए की आंखों में अखर रही होगी, ना जाने कितने कॉम्पिटिटर्स की आंखों में उभर रही होगी। तो ऐसे में हम बिना इन्वेस्टिगेशन किए निर्णय ले लें, तो मेरे विचार में ये इस तरह से जल्दबाजी होगी। आज जो बड़े बड़े जो फॉरेन जायंट्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, हम उनके बारे में तो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। चाहे कोको कोला ले लीजिए, चाहे कोई सी बड़ी बड़ी कंपनी ले लीजिए। अगर इंडिया की कोई कंपनी ग्रो करेगी तो क्या हम इस तरह के सारे हम देश के लोग ही बिल्कुल कौवे की भांति उसको नोचने के लिए लगेंगे? मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो रही है। पहले एक सटल तरीके से, ये सेबी के अधिकार क्षेत्र में आता है इसको इन्वेस्टिगेट करना, उनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, कोई एविडेंस इकट्ठी हो और तभी कोई निर्णय लिया जाए। हम ऐसे कंक्लूजन्स में जंप ना करें। सबका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, देशवासियों का नुकसान होगा, शेयर मार्केट का नुकसान होगा, सरकार की और हमारी सबकी छवि का नुकसान होगा। बड़ी मुश्किल से आज एक बड़ा अच्छा हमारे सामने मौका मिला है कि चाइना के विकल्प के रूप में भारत देश को देखा जा रहा है। ऐसे में बहुत लोगों की सिचुएशन हिल गई है। ऐसे में हमें मजबूती से इकट्ठा होना चाहिए या हम इस तरह से बिखेर दें चीजों को? मेरे ख्याल से हम निर्णय में जल्दबाजी ले रहे हैं। ठीक है, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और टैक्स एक्सपर्ट अश्विनी तनेजा जी कह रहे हैं कि विपक्ष जल्दबाजी की बात कर रहा है, बिना जांच के निर्णय पर पहुंच रहा है। क्या यह उचित है? आलोक शर्मा जी बताइए। दीपक भाई, किसी ने ये तो कहा नहीं है कि अडानी को अरेस्ट कर लीजिए। पूरा विपक्ष क्या मांग कर रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से उसकी जांच कर ली जाए। और इस तरह का एक स्कैम जो आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे आया था, और किसने उठाया था? इंदिरा जी के पतिदेव ने उठाया, और उसकी जांच हुई थी और वो अधिकारी अरेस्ट हुए थे।
और दुर्भाग्य के वही अधिकारी लॉ मिनिस्टर बने जब इमरजेंसी के बाद इन लोगों की सरकार आई। किसी ने ये तो कहा नहीं है कि अडानी को अरेस्ट कर लीजिए। आप कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, हम भी तो यही कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए। भाई 10 लाख करोड़ के करीब रुपया उड़ गया 5 दिन 6 दिन के अंदर, किसका है वो पाकिस्तान वालों का तो है नहीं, वो हिंदुस्तान के लोगों का है ना। और संसद जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, और संसद अगर जांच नहीं करेगी या सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में अगर जांच नहीं है, जांच कौन करेगा? सेबी जो 5 दिन तक चुपचाप बैठी रही, जांच कौन करेगा? ईडी, सीबीआई सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, सबके मुंह पर पट्टी लगी हुई है। जांच करने से भी क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण है कि बीजेपी किसी भी मीडिया चैनल पर आकर कोई पक्ष नहीं रख रही है? क्या ये देश बीजेपी का नहीं है? क्या एलआईसी और एसबीआई के और तमाम जो बैंकों के खाते में जो पैसा घटा है, क्या उनको बीजेपी रिप्रेजेंट नहीं करती? बीजेपी इतना डर क्यों रही? बीजेपी को कहना चाहिए जांच कराइए भाई, बहुत बड़ा इशू है। वो लोग कह रहे हैं जॉइंट है, जॉइंट है। अरे भाई कैसा जॉइंट था वो कि 5 दिन के अंदर धराशायी हो गया? कैसा ऐसा व्यापार किया था कि अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी ने एक रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर लाखों करोड़ों शेयर धारकों का पैसा जमींदोज हो गया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, और ये चीज आज बार नहीं उठी है। आप ही की बात से बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, आप ही की बात से बात को आगे बढ़ाता हूं और सीधे चलता हूं वाजपेयी जी के पास। वाजपेयी जी, आरोप आलोक शर्मा जी और कांग्रेस का यह है कि सरकार बच रही है, जांच से बच रही है, कुछ भी कहने से बच रही है, और ये कह रही है कि हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्या ये काफी है वाजपेयी जी? चौरसिया साहब, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम एक ही है कि किसी तरीके से इस सरकार को घेरो, मोदी जी को घेरो। और वो आप अगर पीछे 3-4 साल 5 साल देखेंगे तो राफेल पे घेरने की कोशिश की। क्या हुआ राफेल में? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी कि नहीं दी? नहीं बताइए, इनसे पूछिए जरा राफेल पे क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लीन चिट बताई। उसके बाद अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उस पर क्या हुआ? उसके पीछे पेगासस हुआ था, उस पर क्या हुआ? मतलब ये मुद्दे हो ना हो, उसकी सीरियसनेस है कि नहीं है, बगैर सोचे समझे अटैक करने पे जुड़ जाते हैं। कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है एनएससी में? जरा पूछिए इनसे। हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और शेयर मार्केट रोज चढ़ता है, रोज उतरता है, रोज डूबता है, रोज आता है। क्या इसमें नई बात है? अगर अडानी की कंपनियां चढ़ी हैं, नीचे जा रही हैं, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। इसमें सरकार का क्या रोल है कि कर्जा दे दिया? कर्जा कोई ऐसे दे दिया जाता है? कर्जा का एक सिस्टम बना हुआ है जो सरकार आपने चलाई है, वही सिस्टम आज भी चल रहा है कि किस तरीके से बोर्ड पास करता है, कोलैटरल सिक्योरिटीज ली जाती हैं, उसके बाद राइट ऑफ होता है। सिस्टम तो वही है ना। मतलब किस तरीके से जोड़ना चाहते हो मोदी जी के कि दोस्त है जी, उनका दोस्त है जी। अरे उद्योगपति तो कोई भी सरकार हो, उद्योगपति अपना उद्योग चलाता है, देश की तरक्की में उसका योगदान होता है। और ये कंपनी में कॉर्पोरेट कल्चर में शेयर बिजनेस एक अलग बिजनेस होता है। क्या निकला है? और जो कंपनी आरोप लगा रही है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो कंपनी नई कंपनी 2017 में बनी है न्यूयॉर्क में, और उस कंपनी का काम ही यही है कि किसी कंपनी के खिलाफ आरोप लगाना और उसके बाद शेलिंग करनी। तो मतलब ये चीजें होने के बाद उन्होंने एक क्वेश्चनर भेजा 80 पेज का अडानी कंपनियों को। उन्होंने सबका जवाब दे दिया 6000 पन्नों का, और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमको डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वाजपेयी जी, आलोक जी से जवाब राइवलरीज का अगर इशू है, अब देखिए वाजपेयी जी का साफ कहना है कि मोदी जी को घेरने के लिए आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। ये आरोप वाजपेयी जी लगा रहे हैं आप पे। दीपक जी, हम तो कह ही रहे हैं ना, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी के पास और सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अडानी जी से अपना पीछा छुड़ा लें। हमारे दो की सरकार का जो आरोप हमेशा से लगता आया है इस सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, सूट बूट की सरकार का, उससे भी पीछा छूट जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से, जस्टिस के माध्यम से वो पूरी तरह से जांच हो जाए। जांच होने में भी क्या दिक्कत? हम तो बार बार कह रहे हैं कि एलआईसी का पैसा ना बीजेपी का था ना कांग्रेस का था, वो तो देश के लोगों का पैसा था ना। और बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं या जो बीजेपी के प्रॉक्सी हैं या जो बीजेपी के साथ लोग हैं, वो अडानी का बचाव करने के लिए क्यों सुबह से शाम तक टीवी पे बैठे हैं? ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है। पूरा देश कह रहा है जांच कर लीजिए। हमें अडानी जी से या किसी क्या बोला बीजेपी के, क्या बोला शर्मा जी आपने, क्या बोला है बीजेपी के प्रोस्टिट्यूट, क्या बोला? कुछ प्रॉक्सी प्रवक्ता है आप, नहीं आपने कुछ वर्ड यूज किया है। नहीं, क्या बोला क्या है आपने? मैं सुन नहीं पाया ढंग से।
मैंने ये कहा कि बीजेपी के कुछ प्रॉक्सी प्रवक्ता हैं जो सुबह से शाम तक अडानी का पक्ष रखते हैं। आपके लिए नहीं कहा, आप चोर की दाढ़ी में तिनका मत कीजिए, आपके लिए नहीं कहा मैं, ठीक है ना जी। मुझे केवल ये कहना है कि जांच से क्यों भाग रही है सरकार। 10 लाख करोड़ रुपया उड़ गया, पूरा शेयर बाजार धराई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर 9% गिर गए। बैंक ऑफ बड़ौदा से तो लोन भी नहीं लिया था अडानी ने, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर जिन लोगों के पास थे उनका नुकसान हुआ। तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है? क्या ये सरकार केवल भाषण देने के लिए है? क्या ये सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए है? क्या ये सरकार केवल पीएम केयर फंड के पैसे से एमएलए खरीदने के लिए है? जनता के ऊपर 5 बैंक धराशायी हुए पिछले 5 साल में, सब तमाम लोग बैंकों पर बाहर धरना देते रहे, ये सरकार मुंह पर पट्टी बांधकर बैठी रही। क्या हुआ? 4 लोग पहले भागे थे, कहां है वो मेहुल भाई और तमाम लोग जो है, कोई वापस आया? हम कह रहे हैं ये भी क्या होगा? मोनोपोली करके आपने सारे के सारे बिजनेस एक व्यक्ति को दे दिए। हमारे आरोप ये है, हमें किसी भी व्यापारी से, बिजनेसमैन से कोई आपत्ति नहीं, अगर वो ईमानदारी से काम करे। अगर ईमानदारी से काम किया, एक अमेरिका में छोटी सी रिपोर्ट आती है, उससे गिर गया। ये तो देश के ऊपर हमला है, तिरंगा लगा के कह दिया देश के ऊपर हमला हो रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मोदी जी पकौड़े तलने घर पे बैठे हुए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा हम व्यक्तिगत बात की जांच होनी चाहिए दीपक जी। ठीक है, व्यक्तिगत मैं बहुत सभ्य डिबेट रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं व्यक्तिगत टिप्पणी हम किसी पर ना करें। मैं सीधे चलता हूं प्रांजल शर्मा जी के पास। प्रांजल और मैंने बहुत सालों साथ काम किया और जाने माने बिजनेस बीट कवर करने वाले पत्रकार है। प्रांजल, मैं समझना चाहता हूं कि आलोक जी के बातों में क्या आपको कोई वजन नजर आता है? क्या सरकार जानबूझकर जांच से बच रही है, जैसा इनकी बात से एहसास हुआ, भान हुआ? देखिए दीपक, किसी भी कंपनी पर अगर प्रश्न उठाए जाते हैं तो उसमें कोई अपने आप में कोई खराबी नहीं है। और कोई भी कंपनी जितनी बड़ी होती है, संस्थागत निवेशक या खुदरा निवेशकों से पैसा उठाती है, तो प्रश्न का जो सिलसिला है और बढ़ जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, देश में हो या विदेश में हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये प्रश्न उठाना का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अपने आप में काला धंधा करती हो। कंपनी को उसका उत्तर देना चाहिए और उत्तर से बाजार को समझ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी लग रहा है कि जब प्रश्न उठाए जाते हैं तो किस मंशा से उठाए जाते हैं, उस मंशा को भी देखना चाहिए। कौन उठा रहा है, किस समय उठा रहा है, कैसे ये प्रश्न उठा जा रहे हैं, इस पर भी उस पर भी उतने प्रश्न उठने चाहिए जितने की प्रश्न जो उठाए गए हैं। मुझे लगता है कि अभी इतना शोर मच गया है कि जो असली जो मुद्दा है उस पर सब लोग बहक रहे हैं। हमको ये देखना चाहिए कि ठीक है, एक बड़ी कंपनी है भारत की, और इस तरह की स्थिति बाकी देशों में भी उपजी है। बड़ी कंपनियां जब इतने देश से निकल के पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैलाती हैं तो जाहिर सी बात है उस पर लोग बड़ी बारीकी से उसको देखते हैं। और दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर के जो विश्लेषक हैं, उस पर उनके जो कारोबार है, उनकी जो फाइनेंसेस है, उनको बहुत बारीकी से देखा जाता है। कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये कहना है कि ये कंपनी, क्योंकि इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस विदेशी कंपनी ने उठाए हैं, इसलिए पूरी कंपनी का एक कारोबार गलत है, कारोबार काला है, ये गलत है। जहां तक कि सरकार की बात है, सरकार की रुख है, भारत में जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेशन है वो दुनिया की सबसे अच्छी रेगुलेशन में से है। अगर आप सेबी को देखें, इंश्योरेंस रेगुलेटर को देखें, पेंशन रेगुलेटर को देखें और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कई जो अंग है उनको देखें, उनको अपना काम करने दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आज आरोप उठाए तो कल आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। जब करोड़ों का, अरबों का कारोबार होता है तो उसको समझने में भी समय लगता है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा इतना उतावला होने की भी आवश्यकता नहीं है। सवाल उठाया गया है, सवालों का, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप जो एजेंसियां हैं उनको समय दीजिए, उसके बाद जब उनका उत्तर आएगा सब सामने आ जाएगा। आपका कहना है जल्दबाजी कर रहे हैं, हमारे रेगुलेटर सक्षम हैं कि इसकी जांच कर सके, क्योंकि हमारा रेगुलेशन का नेटवर्क उतना स्ट्रांग है, यह प्रांजल का मानना है। सीधे चलता हूं राजीव जी के पास। राजीव जी, मुझे बताइए, जब हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा नेटवर्क इतना बेहतर है, रेगुलेटर्स हैं उसके अंदर, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, एनएससी ने भी कार्रवाई की है, बीएसई ने भी अपने ढंग से कार्रवाई की है जो उनके नियमों के तहत है, तो क्या आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रधानमंत्री मोदी को घेरना है, जो आरोप लगा रहे हैं बाकी लोग? देखिए, चाहे जितनी भी तारीफ
कुछ लोग कर दें रेगुलेटरी बॉडीज की, लेकिन इस मामले में काफी गंभीर चूकें हुई हैं और सेबी के पास तो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पहले से है इनके खिलाफ। उस पर क्या उन्होंने किया ये किसी को पता नहीं चल पाया। और हिंडनबर्ग को लेकर के जो लोग भी बहुत ही आक्रामक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जवाब देने का एक अवसर था जब अडानी अपने CSR और विमेन एम्पावरमेंट के जो उन्होंने कार्य किए उसकी बखान करने के बजाय बिंदुवार जो उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता या जो साइफनिंग को लेकर के या जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप हैं, उन आरोपों का तथ्यात्मक बिंदुवार वो जवाब दे पाते। लेकिन पूरे जवाब में 20 से 22 पेजेस हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के जवाब में हैं, बाकी सब कुछ वो पूरी तरह से लफाजी है। तो ये सवाल तो खड़े करते हैं कि अगर ये माना जाता है कि आपके खिलाफ आरोप लगे, आरोपों का आपने समुचित जवाब नहीं दिया, तो इसका अर्थ यह है कि आपको आरोप स्वीकार्य हैं। तो प्रथम दृष्टया जो आरोप लगे हैं, और ये आरोप बेहद गंभीर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है, लिस्टेड कंपनी से साइफनिंग का मामला अपने आप में बड़ा मसला है, इन्फ्लेटेड जो ये आपको शेयर्स के वैल्यूएशन का मामला है, निसंदेह जो आज आपके धनी लोगों के इंडेक्स में आप जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, तो ओवर वैल्यूड शेयर्स की वजह से आपको वो स्थान मिला, ऐसा मानने की कई वजह हैं। और जिस तरह से ये साम्राज्य चरमराया है, 115 बिलियन डॉलर्स पूरी तरह से खत्म हो गए और शेयर जिस तरह से लगातार गिर रहे हैं, मैं मानता हूं कि केवल ये मामला अडानी तक ये सीमित नहीं है। इससे जो जिन कंपनीज ने इनको 2.5 लाख करोड़ रुपए के लोन्स दिए हैं, उन कंपनीज में ये सच है, चूंकि इसके पहले किसी एक लीडर ने बहुत ही बिंदुवार तरीके से आरोप लगाए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं उन आरोपों के साथ हूं कि ये जो करोड़ों इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई लगाई है, उनके भविष्य को लेकर क्या भारत सरकार की कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है? अगर राजीव जी रुकिए, बहुत वक्त है हमारे पास, एक एक पॉइंट रखते हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों के फर्स्ट पॉइंट को उठाता हूं। राजीव रंजन जी को लगता है कि प्रथम दृष्टया अपराध है अश्विनी तनेजा जी, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि न केवल प्रथम दृष्टया ये अपराध है, बल्कि जो अडानी इंटरप्राइजेस या गौतम अडानी की कंपनी की तरफ से जवाब आया वो नाकाफी है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप किसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हिंडनबर्ग जो कंपनी खुद आरोपों के और शक के दायरे में है, 2017 में एक कंपनी बनाई गई 5 लोगों ने मिलकर, और उसके ऊपर एक आरोप और है कि वो शॉर्ट सेलिंग कर रही है। अब जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी कर रही हो, यानी कि उसको मुनाफा कब होता है? जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाए, यानी कि वो कंपनी पहले शेयर खरीदेगी और उसके बाद अगर उसका शेयर प्राइस नीचे, पहले बेचेगी और अगर उसका शेयर प्राइस नीचे गिर गया तो उसको सस्ते में खरीद लेगी। उससे जो कंपनी मुनाफा कमाती हो, उस कंपनी के रिपोर्ट के बेस पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं, और उस कंपनी के केस में हम कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मेरा एक ही सवाल है, क्या जितने भी अब तक आरोप लगे, उन आरोपों में क्या यह आरोप है कि अडानी फैमिली ने या उनके किसी एसोसिएट्स ने कोई भी पैसा अपने निजी प्रयोग के लिए निकाला है, कोई पर्सनल एसेट क्रिएट किए हैं? क्या आरोपों के दायरे में है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या आरोप है कि साहब उनके लोन ज्यादा हैं? अब ये एक बिजनेस निर्णय है कि भाई किसके लोन ज्यादा होंगे, किसके कम होंगे। आप अमेरिका की इकोनॉमी को देख लीजिए, वो भी ओवर लीवरेज्ड है। तो ये तो हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो क्या ये काफी है? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि साहब जो अडानी ने जवाब दिया है, उन्होंने 81 पेज के पता नहीं कितने पेज, 400 पेज की रिपोर्ट का 400 पेज का जवाब दाखिल किया है, और आप निर्णय ले दिया कि वो नाकाफी है। आपने निर्णय ले लिया। अभी तक कौन सी एजेंसी ने निर्णय लिया है? सबसे प्राइमरी एजेंसी सेबी है। जितने भी आरोप लगे हैं, सबसे पहले सेबी ये रिपोर्ट करेगी कि हां साहब देखिए ये गलती है, तभी तो आप ईडी को या सीबीआई को या उनको लेके आएंगे। या आपका मंशा बस ये है किसी तरह से उनको एजेंसीज के घेरे में डाल दिया जाए, इतने बड़ा जो जहाज चल रहा है वो डूब जाए, लोगों का पैसा डूब जाए, भारत देश की जो थोड़ी बहुत साख बन रही है, आज नाम हो रहा है पूरे विदेशों में, वो सब डूब जाए। ऐसे जल्दबाजी क्यों, और ऐसे बैड सेंटिमेंट्स हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ये जो नुकसान हुआ है, अभी कुछ भी कंक्रीट, कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। ये सारे बैड सेंटिमेंट जो क्रिएट किए गए हैं, जिनका इंटरेस्ट है नेगेटिविज्म में,
उनके सेंटिमेंट्स क्रिएट करने की वजह से बेबुनियाद, बिना प्रूव हुए, बिना साबित हुए आरोपों की वजह से जो नेगेटिविटी आई है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा सीधे किशोर जी के पास चलते हैं। किशोर जी बताइए, जो आरोप आप लोगों ने लगाए, जो संसद को ठप किया और एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट, ये अश्विनी तनेजा जी का कहना, आलोक भाई मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, उनका कहना है, मुझे बताइए आप, क्या आप लोग सीधे मतलब टू जंप टू कंक्लूजन कि अंतिम निर्णय पर पहुंच जाना बिना कोई जांच हुए, तो भाई सेबी जांच करेगी ना, उनका यह कहना है, थोड़ा सब्र तो कर लीजिए। राजीव भाई ने 413 पेज की रिपोर्ट को नाकाफी बता दिया, 400 से ज्यादा पेजेस की रिपोर्ट को। अश्विनी जी का कहना है ये भी गलत है, देखने का नजरिया गलत है। नहीं देखो अश्विनी, मैं आऊंगा राजीव भाई, इंफॉर्मेशन अश्विनी तनेजा जी को देना चाहता हूं मैं। अश्विनी तनेजा जी को एक केवल जानकारी देना चाहता हूं। अभी एलारा बोर्ड से इस्तीफा हुआ है ब्रिटेन के एक फॉर्मर कंजर्वेटिव मिनिस्टर का, जो जॉनसन का, जो बोरिस जॉनसन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के छोटे भाई थे। और एलारा बोर्ड पर हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया था, वो शेयर मैनिपुलेशन का, इन्फ्लेटेड शेयर मैनिपुलेशन का जो आरोप लगाया था, उस कंपनी को, उसके अंडरराइटर्स जो भी कॉपीराइटर्स थे, उनमें से एक ये भी थे। और इन्होंने अभी स्टेप डाउन किया, अभी इस्तीफा किया है। और इससे कहीं ना कहीं बाजार में जो एक भरोसे की जो दीवार है, सर, ये बहुत पहले की बात है, और इसको 9 घंटे हो चुके हैं, सुबह की खबर है राजीव भाई, जहां तक मैं जानता हूं सुबह की खबर है, मैंने देखा था टीवी। आप नहीं तो इन 9 घंटे की जानकारी तो नहीं दी आपके किसी पैनलिस्ट ने ना। मैंने देखी थी खबर, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं पहली पॉलिटिकल कैजुअलिटी हुई कि नहीं हुई ना। एक मिनट मैं सीधे लाइव के पहले ये आया। जी बताइए, अश्विनी तनेजा जी के आरोपों का क्या जवाब है? तनेजा हो या प्रांजल हो, इनके जवाबों का ऐसा बोलना है कि अडानी जो इंटरफीयर है, जो विश्व के 2 नंबर पे चला गया था, वो उसको इतना डैमेज नहीं करना चाहिए। और मैं आपको अश्विनी जी या प्रांजल जी, आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो रिपोर्ट आई है और उसके बाद उस रिपोर्ट के हिसाब से जो इम्पैक्ट आया है, या फिर केवल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका शेयर देखो या म्यूचुअल फंड का इसके साथ स्टेक देखो, ऐसा देखते हुए ऐसा लगता है कि अडानी जी के जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था उसके तथ्य तो बहुत है। अभी आपने बोला परिवार का कहाँ संबंध है, अब मुझे बोलिए कि राजेश अडानी का जो कुछ बताया गया वो क्या झूठ है? विनोद अडानी जो मॉरिशस से, दुबई से ऑपरेट होते हैं, वहाँ सारा 15 देखो कंपनी, अडानी कंपनी पे इतना बड़ा वो हुआ कि 75% वो खुद ही शेयर होल्ड करते हैं, 15% शेयर उनका परिवार होल्ड करता है मॉरिशस के थ्रू, और 4% या 5% वो बाजार में रखकर पूरा मैनिपुलेट करते हैं। यही एक रिपोर्ट है। दूसरा, उसका जो इम्पैक्ट आया, तो मैं दीपक चौरसिया बताता हूं, हमारे धारावी का जो प्रोजेक्ट था, उसके चेयरमैन अभी बोल रहे कि हमको रीथिंक करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की तो सरकार गिरी तो अडानी का नाम आया, 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने उसमें लगाए। तो अडानी जी का बीजेपी का संबंध तो छुपा नहीं है। अब ऐसे वक्त हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो अभी नवी मुंबई में आया है, वो भी फंस गया। तो हम तो चिंता में है कि अडानी जी का अगर ऐसा हाल हो जाएगा तो कैसा होगा। लेकिन अगर कोई जांच की मांग करे तो आरोप लग गया बोलना कितना गलत है। अरे जेपी जी की जांच क्यों नहीं हो रही, मुझे बताइए। इसके पहले जितने स्कैम हुए, जितनी बार फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात हुई, उतनी बार आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच कराई। आज आपका प्रेस्टीज क्यों बन गया है? और अडानी जी को फेवर दिया गया, अडानी जी दुनिया के 2 नंबर के अमीर बन गए। तो ये इसमें सरकार का कुछ फेवर था या वो जो पूरे कोर बिजनेसेस अपने पास ले गए तो सरकार का कुछ फेवर था या नहीं था, ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। देखिए 2024 का ठीक है, आपने किशोर जी अपनी बात कही और बड़े साफ को ही से रखिए। अगला पॉइंट बचा के रखिए आगे के लिए। अश्विनी जी मैं आऊं, उससे पहले एक जवाब प्रांजल का चाहूंगा, फिर वाजपेयी जी और आलोक शर्मा जी आमने सामने होंगे। दीपक देखिए,
बार बार यही हो रहा है कि पैसा लुट गया। बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है, किसी भी कारण से उतार चढ़ाव हो सकता है। अब कोविड आ गया, उसके कारण अगर बाजार गिर गया तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कई समय ऐसा होता है कि बाजार जो है वो ऐसी चीजों पे ऊपर नीचे होता है जिससे लोगों का पैसा गिरता है, लेकिन ये पैसा ऐसा नहीं कि जेब से निकल के किसी ने लूट लिया हो। ये वैल्यू है, ये वैल्यू कम हुई है। और अगर आप थोड़ा समय रखें और उतावले नहीं हो तो जो भी निवेशक हैं, अगर खुदरा निवेशक हैं, अगर निजी निवेशक जो है, उनको अगर अभी शेयर रखें तो अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में फिर से उसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी। ये तो एक बाजार का नियम है। इसलिए इसमें भी इतना ये कहने की बात नहीं है कि इतना बड़ा स्कैम हो गया और लोगों का पैसा, अरबों लोगों का पैसा लुट गया। ये वैल्यूएशन कम हुई है। अगर एक चीज की कीमत पहले 100 रुपए थी, अब वो 50 रुपए हो गई है, लेकिन वही कीमत और ऊपर जा सकती है। हो सकता है उसको, उस शेयर को किसी ने अगर 10 रुपए में खरीदा हो और 50 से वो 100 हो गया और 100 से फिर 50 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जेब से पैसा निकल के बाहर चला गया। तो ये जो लॉस की भी जो बात की जा रही है कि निवेशक का पैसा लूट गया, ये मार्केट का वैल्यूएशन कम हुआ है, शेयर का वैल्यूएशन कम हुआ है, जिससे कंपनी को ज्यादा नुकसान है। क्योंकि वैल्यूएशन के बूते पर कोई भी कंपनी और कर्ज उठाती है और अपना कारोबार बढ़ाती है। इसलिए मुझे लगता है ये भी कहना गलत है कि निवेशक की के पेट पे लात मारी गई है और उसकी जेब से पैसा निकाला गया है। बताइए आलोक जी, प्रांजल कह रहे हैं कि आपका ये आरोप गलत है कि निवेशक का पैसा डूब गया। हाँ, गौतम अडानी को नुकसान हुआ है, हाँ कंपनी को नुकसान हुआ है, हाँ उसके वैल्यू परसेप्शन को नुकसान हुआ है, लेकिन वैल्यू कम हुई है, रियल में पैसा नहीं, जेब से किसी के नहीं निकला है। नहीं, मेरे शेयर मंगा लीजिए। मेरे शेयर अगर 1000 रुपए के थे अडानी में, तो आज कितने के रह गए? 500 रुपए के। उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रांजल ये कह रहे हैं वो 1000 के भी हो सकते हैं। नहीं, कल को 2000 के भी हो जाएंगे। बात तो हम आज की कर रहे हैं ना। वो 5000 के भी हो सकते हैं। लेकिन आज जो डूबा है, चर्चा तो उस पर है, और बाजार नहीं गिरा है शर्मा साहब। बाजार तो वहीं पर स्थिर दिख रहा है। एक अडानी ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह से गिरे हैं और एक आरोप के बाद गिरे हैं। ये दोनों चीजों में फर्क है। इसको कंफ्यूज ना करें कि कोरोना काल में बाजार गिर गया या ऊपर चला गया, नीचे चला गया, वो एक डिफरेंट चीज है। अगर बाजार पूरा गिरता है तो कोई सवाल नहीं उठाता। बाजार पहले गिरा भी है और 65,000 तक बाजार पहुंचा है। लेकिन आज आरोप लगने के बाद एक ग्रुप का जो है वो पूरी तरह से शेयर गिरा, और उसमें जो आरोप हैं वो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। वो गुमराह करके लोगों के पैसे को चीट किया गया है ओवर वैल्यू करके। उसमें शेल कंपनीज हैं, उसमें चाइना की कंपनियों के लिंक हैं। अडानी के भाई का एड्रेस और चाइनीज जो बिजनेसमैन अगस्ता वेस्टलैंड में था, उसका दोनों का सिंगापुर का सेम एड्रेस है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट अगर गलत है, वो गलत कंपनी है, भारत सरकार सो क्यों रही? भारत सरकार को चाहिए अमेरिका सरकार से बात करें और हिडनबर्ग के दरवाजे पर ताला लगा दे। एक तरफ हिडनबर्ग चैलेंज कर रहा है कि आप कोई भी केस कीजिए मेरे ऊपर, आइए न्यायालय में, मैं बताता हूं, मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं। आप हिडनबर्ग को गलत बता रहे हैं, मैं भी मानता हूं गलत हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत सरकार सो क्यों रही? एम्बेसी की तरफ से एक लेटर क्यों नहीं लिखा गया अमेरिकन गवर्नमेंट को कि आपके यहाँ की एक छोट भैया जो बाजारू कंपनी है वो हमारे यहाँ पर 10-10 लाख रुपए के शेयर्स को उड़ा रही है? सरकार चुप बैठी है। सरकार चैलेंज को स्वीकार नहीं कर रही है क्योंकि मित्र काल है। शेल कंपनीज के ऊपर बड़े बड़े भाषण दिए मोदी जी ने, मैंने 2 लाख कंपनियां बंद कर दी, ये कर दिया। आज ईडी कहां है? अभी एक एक्सपर्ट साहब कह रहे थे उसमें से 1 रुपया किसी ने नहीं निकाला। नहीं, वो ईडी ने उसकी तो जांच की थी ना, नेशनल हेराल्ड की, उसमें तो सारा निकाल लिया होगा। नेशनल हेराल्ड की 11 साल से जांच चल रही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, उसमें तो पैसा सब निकल गया होगा। वो तो सारे सबूत होंगे आप लोगों के एक्सपर्ट्स के पास। ये गुमराह करने का काम छोड़ दीजिए। जांच होनी चाहिए मोदी जी के किस अधिकारी ने फोन करके LIC को कहा कि दोबारा पैसा दिया जाए, किस अधिकारी ने PMOK ने कहा कि SBI वापस जब जहाज डूब रहा है तब उसके अंदर पैसा लगाया जाए, ये जांच होनी चाहिए। ठीक है, अश्विनी धनेजा जी बताइए, क्या मामला इतना सिंपल है या मामला इतने बड़े? केवल 10 सेकंड, मैं 2 चीजें और कहना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया का वो फोटो याद है, अडानी भी उसी टेबल पर बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी उसी टेबल पर बैठे हैं और ठेका दिलवाया जा रहा है। और श्रीलंका की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मंत्री ने कहा, सांसद ने, कि हमारे ऊपर दबाव था कि ये बिजली का ठेका अडानी को देना है। किसका दबाव था? क्यों दबाव अश्विनी था? धनेजा जी जवाब दीजिए इसका, इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे एज एन एक्सपर्ट? जी, जब मैंने अपनी बात शुरू की थी, मैंने एक बात से शुरू की थी
कि 2-3 चीजें जानना जरूरी है। 2017 में बनी एक कंपनी, महज 5 लोगों से बनी एक कंपनी, क्या इतनी बड़ी रिपोर्ट बना सकती है? बात नंबर 1। बात नंबर 2, करवा दो ना। इसकी टाइमिंग देखिए रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया इसकी टाइमिंग देखिए। नो, मोदी जी फोन करके पहले आप इसकी टाइमिंग देखिए रिपोर्ट की। एफपीओ आना है, किसी बड़ी कंपनी का एफपीओ आना है। अगर वो एफपीओ सक्सेसफुल हो गया तो 20,000 करोड़ का इस देश का सबसे बड़ा एफपीओ होता, जिसका दुनिया में बहुत नाम होता। आप 2 दिन पहले रिपोर्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और अगर ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है तो क्या हम चाहेंगे हमारी देश की एक कंपनी उसकी विक्टिम बन जाए और हजारों करोड़ों लोग जो हमारे जो शेयर इन्वेस्टर है उनका नुकसान हो जाए? क्या हम चाहेंगे ये? डूबना चाहिए, लेकिन वो डूब रहा है और सरकार सो रही है। आप एक चीज देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बाकी आपको तो एजेंडा उठाना है, आप उठाइए, लेकिन एक तथ्य देखिए, क्या आपने किसी विदेशी कॉर्पोरेट जायंट की स्ट्रक्चरिंग देखी है कि क्या क्या उसमें शेयर होल्डिंग होती है, कैसे कैसे बनती है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट होती है? कभी उसके ऊपर प्रश्न उठाया है आपने? कभी स्टडी किया है? एक बार देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी कैसे बनती है, आप उसकी स्ट्रक्चरिंग तो स्टडी कीजिए। जांच क्यों नहीं कराती? हम लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात तो कह रहे हैं कि आप जो उसकी प्राइमरी एजेंसी है उसको पहले जांच करने दीजिए, उसके जांच पे सबूत आने दीजिए। आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकालने की वजह से आज नेगेटिविटी फैल गई है। नेगेटिविटी फैलने की वजह से जो भी एक साहब कह रहे थे कि 1,000 रुपए का शेयर कम हो गया, तो उसका कारण नेगेटिविटी है। अभी कुछ भी एडवर्स रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो आप जल्दबाजी करके इन्वेस्टर्स का ही नुकसान करेंगे, अपने देश का ही नुकसान करेंगे। किसका फायदा होगा अगर ये जहाज डूबेगा? तो बताइए। तो केवल अडानी के आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तरफ निशाना साधना है। आप ये तो देखिए कि अल्टीमेटली आप उसी डाल पे बैठ रहे हैं, उसी को काट रहे हैं। नुकसान तो अपने देश का ही होगा इस तरह से। बाहर की विदेशी कंपनियां मजे लेंगी, वो हाथ सेकेंगी जब आग लगेगी आपके घर में। तो अब आपका निर्णय, आप देखिए कि क्या करना है, देश को बचाना है। कम से कम इस मुद्दे पे तो हम देशवासियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट देख रही है हमारी तरफ। प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट क्रिएट नेगेटिविटी लाइक दिस। मुझे केवल ये बता दीजिए, 50 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए तब जब विपक्ष जांच करे? कब करे विपक्ष जांच? 1,76,000 करोड़ के साहब, ये इस तरह के आरोपों की वजह से नुकसान हो रहा है। नहीं, 2.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, और वो हुआ कि नहीं हुआ, वो जब सीबीआई ने कहा कि हम तो 1 साल तक सबूत ही ढूंढते रहे, आप लोगों ने पार्लियामेंट 3 महीने तक नहीं चलने दी। हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बता। अरे आलोक भाई वो एक्सपर्ट है। तब हम मांग कर ले कि भाई जेपीसी बना दो। 10 लाख छोटा सा है ना, 10 लाख करोड़ तो अडानी है भाई, बहुत बड़ा आदमी है, मोदी जी का खास आदमी है, गजब है भाई। ठीक है प्रांजल, आप जवाब दीजिए। एज एन एक्सपर्ट, एज ए पत्रकार, आप क्या कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी अपोजिशन डिमांड कर रही है? आलोक जी का कहना है इसमें कोई गलती नहीं है। भाई हमारे आरोप हैं, इन आरोपों को हम साल दर साल दोहराते रहे, हर महीने हमने दोहराया है इन आरोपों को। अब लग रहा है ऐसा कि वो साबित हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा, भले से वैल्यूएशन डूबा है, लेकिन आज किसी के शेयर की कीमत तो कम हुई ना। ये तर्क है। 2 बातें कहना चाहूंगा मैं दीपक। एक तो कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि वो अडानी के साथ क्या करना चाहते हैं, समूह के साथ। अगर उनको इतनी आपत्ति है तो जो कई राज्यों में कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान में, ऐसी सारी सरकारों को बोलिए कि सारे अडानी के जो प्रोजेक्ट है रद्द कर दें। सबसे पहले तो वो कर दें। दूसरी बात उन्होंने की कि मोदी जी के साथ बैठ के उन्होंने ठेका दिलवाया। मैं आपको ये भी बता दूं, आप और दीपक आप जो है स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप जैसे ही चिल्लाते हैं आपको ऑडियो चला जाता है। मैं सबको पूरा वक्त दे रहा हूँ, आप चिल्लाएंगे आपको ऑडियो नहीं जाता है। आप समझिए इस टेक्निकल बात को, आप समझिए इस टेक्निकल बात को, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं। आप जैसे ही चिल्लाते स्काइप पे आपको ऑडियो नहीं आता है, तो आप आराम से बोलिए। मैं पूरा वक्त दे रहा हूं सबको, मैं बहुत वक्त देता हूं। प्रांजल बताइए आलोक जी के तर्क पर आप क्या कहेंगे? तो पहला तो मैंने बोला कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनको अडानी समूह से अपना पूरा पत्ता काट लेना चाहिए। अगर उनको इतना लगता है कि ये बहुत ही काला समूह है तो आप काट लें। उनके साथ क्यों कारोबार कर रहे हैं, क्यों उनका निवेश ले रहे हैं? क्योंकि ये निवेश तो फिर आप काला धन ही मानेंगे उसको, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री है वो अडानी जी के साथ बैठ के ठेका दिलवा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया भर में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने ही देश के कारोबारियों को साथ ले जाके अलग अलग देशों में उनका कारोबार बढ़ाते हैं।
यही चीज अमेरिका में होती है, यूरोप में होती है, यही चीज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी की थी। मैं भी साथ था, आप भी दीपक, आपने भी देखा होगा जब मनमोहन सिंह देश से बाहर विदेश दौरे में जाते थे, उनके साथ प्लेन में हमारे देश के कारोबारी जाते थे, अफ्रीका में जाते थे, लैटिन अमेरिका में जाते थे, यूरोप में जाके अलग अलग देसी कंपनियों को हाथ जुड़वा के उनके साथ उन्होंने कंपनी बढ़ाई है। टाटा समूह अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में टाटा समूह फैला हुआ है। उन्होंने स्टील की कंपनियां विदेश में ली है, लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी को खरीदा है। ये सब सरकार की मदद से होता है। सरकार और कारोबारी किसी भी देश के एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि देश का जो कारोबार है वो बढ़ता है, देश की जो इकोनॉमिक साख है, जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में, ऐसे ही तो बढ़ती है। और आप इसी चीज को मान ले तो हम तो फिर ये मानेंगे जो भी प्रधानमंत्री किसी भी कारोबारी को लेके विदेश गया है वो पैसे खा के गया है। ये बात तो सरासर गलत है। हमको थोड़ा इन छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ के देश के हित में बात करनी चाहिए। कोई भी अगर प्रधानमंत्री या मंत्री कारोबारी के साथ बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि काला काम ही हो रहा है। कई बार ये करना आवश्यक है, क्योंकि ये दुनिया भर में ऐसा होता है और ये अच्छी बात है कि भारत में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है आलोक जी, क्विक जवाब, फिर मैं किशोर जी के पास जाऊंगा, राजीव जी के पास भी जाऊंगा। कि अडानी को अब इंस्ट्रक्शंस दे देनी चाहिए कि जितने टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो सभी सम्मानित लोग तिरंगा ओढ़कर टीवी पे बैठा करें। अरे आलोक जी सवाल का जवाब दीजिए ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कारोबारियों को ले जाते थे, ये तर्क दिया है प्रांजल ने। दीपक जी मेरा बहुत टेक्निकल पॉइंट है। अरे किसी एक व्यक्ति ने फ्रॉड किया है अगर तो उसकी जांच करा लो, नहीं किया तो किसको दिक्कत है? ये मतलब देश के ऊपर आतंक है, ये हो गया, देश के ऊपर हमला। अरे सरकार जांच तो सेबी कर ही रही है ना। नहीं, अगर देश के ऊपर हमला है तो सरकार का सबसे पहले काम बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सीबी, किसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। किसका फर्ज बनता है सबसे पहले? विपक्ष का। बताइए किसका फर्ज बनता है? सरकार को आके क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि साहब वो हिडनबर्ग जो फ्रॉड है और अमेरिकन गवर्नमेंट से हम उसकी शिकायत कर रहे हैं। किया क्या सरकार ने ऐसा? ठीक है वाजपेयी जी जवाब दीजिए इसका। आप पॉलिटिकल आदमी, आप पॉलिटिकल जवाब दे सकते हैं। सरकार क्या जानबूझकर हाथ पर हाथ धरे बैठी है? आलोक शर्मा जी का तर्क है। अरे चौरसिया साहब, इनसे आलोक शर्मा जी से पूछिए सेबी किसने बनाई थी। सेबी इन्होंने ही बनाई थी और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है शेयर मार्केट के लिए। मतलब अपनी संस्थाओं पे भी यकीन नहीं करोगे क्या? अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए कि जो हिंडनबर्ग कंपनी आरोप, एक सेकेंड, अरे रुकिए तो सही। आलोक भाई आप जैसे जो हिंडनबर्ग कंपनी आरोप लगा रही है, चला जाता है। आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, ये टेक्निकल बात समझिए। आपका ऑडियो नहीं जाता है, जैसे ही आप आगे आते हैं आपका ऑडियो गायब हो जाता है। ये टेक्निकल बात है। हम ये कह रहे हैं चौरसिया साहब, जो कंपनी आरोप लगा रही है वो कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है क्या? कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? वो खुद कंपटीटर है, राइवलरी बिजनेसमैन है। वो उनका धंधा है कि किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर डाउन कर दो, उसका शेयर सब उसमें खरीद लो और उसके बाद वो हायर पे बेचो। तो ऐसी कंपनी के आरोप के बेस पे आप जेपीसी बना दोगे? अरे भाई, रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी बनी हुई है, सेबी लेट देम एग्जामिन, उनको अपनी जांच करने दो। उन्होंने एएसएम बना दी है, एडिशनल सर्वेलांस मैकेनिज्म, जो आप कानून के तहत बना हुआ है वो बना दिया है और उनको सीज कर दिया है। एक सेकंड सुन लोगे तो अच्छा रहेगा, फिर जवाब दे देना। और उसके तहत अगर कोई भी शेयर का कारोबार होगा तो 100% मार्जिन मनी जमा करानी पड़ेगी। मतलब हमारा ये कहना है कि टाइमिंग्स देखिए हमारी जो देश है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अभी G20 देशों का सम्मेलन भी कर रहा है। मतलब उन चीजों को भी तो आप देखिए कि छवि धूमिल करने की प्रयास बार बार किए जा रहे हैं और ये विपक्ष स्ट्रैप में आ रहा है। ठीक है, अरे भाई सेबी का रिजल्ट करो, अगर कोई गड़बड़ होगी तो ईडी भी बैठी है, सीबीआई भी बैठी है। ठीक है, सेबी का इंतजार करिए, सेबी का इंतजार करिए। वाजपेयी जी ये कह रहे हैं, किशोर जी क्या कहेंगे? नहीं, देखो वाजपेयी जी भी बोल रहे हैं कि देश की छवि धूमिल करने की एक साजिश है, और अश्विन तनेजा तो कहते हैं कि इंटरनेशनल साजिश का शिकार हो गए हम। तो मुझे लगता है कि जेपीसी तो बनती है और इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए ना। हिडनबर्ग ने जो चार्जेस लगाए हैं तो हिडनबर्ग के बारे में बोला। देखो प्रांजल ने जो बोला, जिसके बारे में ये बोल रहे थे कि तिरंगा वगैरह लगाना चाहिए, तो इससे मैं सरोकार नहीं रखता।
प्रांजल ने जो बोला बरोबर है कि पंतप्रधान और राष्ट्रपति कारोबारी को ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कारोबारी जो विवाद में फंसा हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं वो ऑस्ट्रेलिया वाले कोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई इंटरनेशनल साजिश करता है हिडनबर्ग के थ्रू, लेकिन हिडनबर्ग ने चार्जेस लगाने के बाद प्रांजल जी LIC बोलती है कि हमने जितने पैसे लगाए हैं वो हमारे पूर्ण कैपिटल का केवल 1% है, और LIC को भी क्लियरिफिकेशन देना पड़ा, RBI को, बैंकों को पूछना पड़ा कि तुमने इस पार्टी को कितने कितने पैसे दिए थे। तो इम्पैक्ट तो आया है, सीरियस इम्पैक्ट आया है। और आपने ये बात नहीं बोली, जबकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, फाइनेंस को रिपोर्ट करते थे, आपने ये बात तो बोलना था कि शॉर्ट सेलिंग का ये जो फंडा है कि सामने के पार्टी का प्राइजेस गिरा देना, ये हेल्दी प्रैक्टिस है, वहां पर उसको फेयर प्रैक्टिस में गिना जाता है। और हिडनबर्ग ने जो बड़े बड़े घोटाले आज तक निकाले हैं, तो वो सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने उसको, उसके क्रेडिटेबिलिटी को कभी चैलेंज नहीं किया। मैं अश्विनी तनेजा जी के पास जाता हूं। क्या शॉर्ट सेलिंग हेल्दी प्रैक्टिस है? अश्विनी तनेजा जी, आप क्या कहेंगे? और दूसरा, क्या हिडनबर्ग ने इससे पहले भी बड़े बड़े घोटाले निकाले बड़ी बड़ी कंपनियों के? देखो, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ही यही है। कैसे हो सकता है ये हेल्दी प्रैक्टिस? अगर आप शॉर्ट सेलिंग को आप पूरी तरह से मोरल डिक्लेयर कर देंगे तो ये तो बहुत अच्छा तरीका होगा किसी को भी ब्लैकमेल करने का या एक गलत तरीके से प्रॉफिट कमाने का। बल्कि इसके ऊपर तो बहुत सवाल उठते रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग इटसेल्फ इज एन क्वेश्चनेबल एक्टिविटी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि पुराने, अब आज मैंने 2-3 सवाल आपके सामने रखे कि आप देखिए FPO आना है, और बहुत बड़ा इतिहास का बहुत बड़ा FPO आना है आज आपके सामने। उसके 2 दिन पहले ये सब रिपोर्ट आ रही है, तो क्या ये महज इत्तेफाक है? मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए उसमें सत्यता हो सकती है, मान लीजिए उसमें सत्यता नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। दोनों में से एक बात ठीक है। लेकिन अगर आज आपने बिना जांच किए निर्णय ले लिया और ये अल्टीमेटली अगर एक्चुअल में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई, तो जो नुकसान होगा उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, और नुकसान हर एक देशवासी का होगा, और देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा मौका हमारे सामने है कि आज हम चाइना के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, और कोई भी, ना तो अमेरिका, ना इंग्लैंड, ना चाइना ये चाहेगा कि हम विकल्प के रूप में उभरें। उनकी अपनी अपनी राजनीति चल रही है। वो जो रेजिग्नेशंस कर रहे हैं वो उस राजनीति का और डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है। आज हमारे माननीय विदेश मंत्री बड़े प्रयास कर रहे हैं इसको वर्ल्ड मैप पे लाने का। तो हम बिना जांच किए, बिना सेबी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी रिपोर्ट की वेट किए हम निर्णय पे पहुंच जाएं और इरेपेबल डैमेज सफर कर लें, मुझे लगता है ये शायद बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हमें बड़े संयम से जांच होने देनी चाहिए। कोई हिडनबर्ग नाम की संस्था कोई बहुत बड़ी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इसने अवार्ड्स विन नहीं करे हैं, कोई क्रेडिबिलिटी के अवार्ड्स नहीं है इसके पास, ना ही कोई ऑथेंटिक डेटा है, पब्लिक डोमेन से उठाया गया नाता है, तोड़ मरोड़ करके डेटा पेश किया गया है। बहुत सारे डेटा तो उनके एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है, हर चीज का जवाब है। आप ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम के प्रिंसिपल को कैसे आप नेस्तनाबूद कर सकते हैं कि हियरिंग का मौका तो देंगे, आप दोनों पार्टियों को सुनेंगे तो सही, अडानी को बात कहने का मौका तो देंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच तो करने देंगे, या आप निर्णय पे पहुंच जाएंगे और उस निर्णय का जांच होने से पहले ही जो नुकसान हो जाएगा हमारे इतने बड़े शेयर मार्केट का और हमारे जो इतना बड़ा एक बहुत बड़ा एक मकाम हम अचीव कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी ना करें। मैं उसी बात पे रहूंगा, हम इसको कितना मर्जी डिबेट को खींच लें, उसी पे रहूंगा कि हम सेबी जैसी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बिना कोई नेगेटिविटी क्रिएट किए, बिना प्री जज किए इश्यूज को, बिना कंक्लूड किए इश्यूज को, बिना कंक्लूजन पे जंप किए हुए उनको बड़े सहज रूप से जांच करने का मौका दें। अडानी को भी कोऑपरेट करना चाहिए। मैं सीधे राजीव रंजन जी के पास चलता हूं। राजीव रंजन जी, आप पार्लियामेंट्री और असेंबली की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बेहतर होगा कि रेगुलेटर जांच करे। सेबी ऑलरेडी जांच कर रहा है एज ए रेगुलेटर, लेकिन अगर जेपीसी बन जाती है तो सिर्फ इल्जाम तराशी होगी। कारण मैं ये बता रहा हूं कि जेपीसी में बहुमत तो बीजेपी का होगा, तो खाली आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे किसी और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जेपीसी को वो उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ही देना पड़ेगा। ये हमारा कानून कहता है। जेपीसी कोई कार्रवाई थोड़ी कर सकती है। चलो, वैसे तो अडानी गलत साबित होंगे नहीं जेपीसी में, क्योंकि बीजेपी का बहुमत होगा, और अगर बीजेपी आपके कहे अनुसार उनको बचा रही है तो वो गलत साबित नहीं होगा। अगर हो भी गए
मैं दोनों तर्क के तौर पर हो भी गए तो जाएगा तो मामला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ही। अब अगर आपके सवाल पूरे हो गए तो मुझसे जवाब ले लीजिए। पहले तो सर मेरी जैसी शांति से डिबेट कोई नहीं करता राजू भाई, आप भी जानते हो। नहीं, ये तो मैं जानता हूं और आपने एक दुस्साहसिक प्रयास किया है। आज के समय में अडानी जी पर बहस हो रही है तो आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहना केवल चाहूंगा कि जिस तरीके से अडानी को लोग डिफेंड कर रहे हैं, प्रीवियसली बिन फोकस ऑफ 4 major government fraud investigations which have allegedly money laundering, theft of taxpayer funds and corruption totaling an estimated $17 billion। अब इसमें जो लोग जिनके खिलाफ ये पहले भी आरोप लगते रहे हैं, गौतम अडानी के यंगर ब्रदर राजेश अडानी के खिलाफ डायमंड ट्रेडिंग को लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम में 2004-05 में ये ऑफशोर सेल्स की, जो आज एक बार फिर से ऑफशोर सेल्स की जो चर्चा हो रही है, इसमें राजेश अडानी अरेस्ट हुए थे 2 बार और उनको फर्जी और टैक्स फ्रॉड के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। तो फिर वो अभी अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके क्रेडेंशियल्स की बात मैं केवल कर रहा हूं। गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा, ये डीआरआई ने इनको, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको रिंग लीडर माना था सेम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में, और रिपीटेडली मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स टू रेगुलेटर्स। ही वाज सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द क्रिटिकल अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और इनके बड़े भाई विनोद अडानी जी, इनको ऐसे तो मीडिया इल्यूसिव फिगर कहती है। तो देखिए मैं एक राइटर लगा देता हूं। सर ये गूगल के फिगर्स हैं। राजू भाई ये गूगल के फिगर्स हैं। आप जो गूगल पे सर्च करने के बाद आ जाए उसको सब कुछ सच मत मानिए। मैं इतना राइडर लगा रहा हूं, सिर्फ ये आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। ये राइडर इसलिए नहीं लगाइए। मेरे आरोप जो भी हैं, इन आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देना होगा, नहीं तो हमारे जैसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया जाएगा। आप, ये तो आजादी है ना, मैं तो मना नहीं कर रहा हूं। अगर अश्विनी तनेजा जी और प्रांजल शर्मा जी, जिनकी जानकारियों के आधार पर, जिनके सलाह के आधार पर करोड़ों इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, अगर वो मानते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, शेयर बाजार की अनिश्चितताओं को लेकर के, तब उनकी बात पर कोई यकीन भविष्य में नहीं करेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। और ये 38 मॉरिशस शेल एंटिटीज का विनोद अडानी जी जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और सेवरल कैरेबियन आइलैंड्स में ये सारे ऑफशोर अकाउंट्स हैं। तो हमारा ये कहना है, देखिए दीपक जी, बगैर कहीं आग के धुआं नहीं होना है। इतने गहरे आरोप हैं, और जब एक तरफ आपके पास लाखों ये हजारों किलोमीटर सड़क आपके पास, जब आपके पास पोर्ट्स है, आपके पास एयरपोर्ट, एयर कार्गो आपके पास है, एनर्जी सेक्टर आपके पास है, डेटा सेंटर्स, प्रधानमंत्री जी का जो ग्रोथ एजेंडा है, ये ग्रोथ एजेंडा के करीब है। और ये ऐसा रिश्ता है कि ये वाइब्रेंट गुजरात फोरम और मोदी जी की जो छवि गुजरात दंगों के बाद बिगड़ी थी, उसको संभालने की कवायद, और दोनों ने मिल करके राजनीति की यात्रा और जो आर्थिक बुलंदियों पर जिस तरह से ये पहुंचे, प्रधानमंत्री जी कैसे मैं यहीं पे रोकता हूं। प्रांजल जी 30 सेकंड का कमेंट, फिर मुझे एक सवाल आलोक शर्मा जी से लेना है। कंक्लूडिंग कमेंट आलोक जी का होगा। प्रांजल जी 30 सेकंड का जवाब, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ये दावा है राजीव जी का। हालांकि मैं कह चुका हूं कि जो आरोप उन्होंने हमारे चैनल पे लगाए हैं, उससे न चैनल का लेना देना है, न मेरा लेना देना है, वो कहीं से पढ़ रहे थे। देखिए, जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं दीपक, अच्छा है। अगर एलआईसी प्रश्न उठा रही है, अगर बैंक प्रश्न उठा रहे हैं, सभी प्रश्न उठा रहे हैं, तो बुरा क्या है इसमें? कंपनी सक्षम है इनके उत्तर देने के लिए। और अगर इस रिपोर्ट से सब लोग और जागरूक हो जाते हैं और चैतन्य हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे विचार से ये जो भी प्रश्नों का सिलसिला है, ये अच्छा है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। बस हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर आपको 10 सेकंड में नहीं मिलेगा।
और इसके लिए थोड़ा हमको रुकना पड़ेगा। ठीक है, सीधे चलता हूं आलोक जी के पास। आलोक जी, आप संसद 2 दिन से नहीं चल रही है, बजट के बाद से आपने बड़े तौर पर इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन संसद नहीं चलेगी तो जो संसद का मैं कवर करता रहा हूं पिछले 3 दशक से, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार को जवाब देना होता है। आप तो सदन को इंस्टॉल रोक करके स्थगित करवा के हेडलाइन तो अच्छी बन जाती है, लेकिन सरकार फिर जवाब नहीं देती है, वो भी बच जाती है जवाब देने से। देखिए, मुझे लगता है कल भी पार्लियामेंट में 262 में नोटिस दिया गया चर्चा के लिए, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और सरकार डर कर भाग गई। मुझे याद है कि अरुण जेटली साहब जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे और इनकी जो महिला सांसद थी जिनका स्वर्गवास हो गया, विदेश मंत्री महोदया पूर्व, उन्होंने स्वयं कहा था, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने स्वयं कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत से एक्सपर्ट आते थे जो ललित मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी की बहुत पैरवी करते थे। आप कह रहे हैं सेबी से जांच करा लीजिए, सेबी तो इस घोटाले में इन्वॉल्व है। सेबी के अधिकारी कितने जेल में है उसकी लिस्ट है मेरे पास। आप बताइए बैंक के कितने डायरेक्टर। अच्छा आलोक जी, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर मौका मिला तो हम और मुद्दों पर भी आपके साथ बहस करेंगे।